हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th का इंग्लिश का एक सेशन एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन पेपर। इसका एग्ज़ाम आपका परसों ही हो चुका है और ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर है। टाइम दिया गया था 2.5 आवर्स और टोटल मार्क्स था 60। जैसा कि आप देख सकते हो 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर था। सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन था आपका 15 मार्क्स का, और राइटिंग और ग्रामर पोर्शन में भी 15 था, और लिटरेचर में टोटल 30 मार्क्स का था। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोग खुद पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन पेपर पहले मैं आप लोग को यहाँ पे शो कर देती हूँ, और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग क्वेश्चन पेपर खुद से आप आंसर्स निकालो तो आप खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आंसर्स नहीं डाला हुआ है, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज कर करके इस तरह से आंसर्स देख सकते हो। और वैसे मैंने इन सब का आंसर्स ये पूरा PDF के नीचे में मैंने आंसर्स बना के और उसमें एक साथ अटैच कर दिया है, ठीक है, PDF क्वेश्चन पेपर में। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बस कुछ बच्चे खुद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो कि आपको आंसर खुद से बनाने आ रहे हैं कि नहीं। तो ये सेक्शन बी का राइटिंग और ग्रामर पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ये सारे आप लोग वीडियो पॉज कर करके आप खुद से पहले ट्राई कर लेना। अगर आपसे नहीं होगा तो हम जो यहाँ पे अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ये ग्रामर पोर्शन का था, एप्रोप्रिएट और लिटरेचर पार्ट आ गया। उसके बाद ये भी आपका लिटरेचर पोर्शन का ही है। उसके बाद ये सारे, ये लास्ट क्वेश्चन और 14 लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह का एग्ज़ाम में आया था, और इन सब का आंसर्स मैंने यहाँ पे नीचे PDF बना के यहाँ पे अटैच कर दिया। यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये आपको पैसेज पढ़ना है। देखो, लाइक वाटरिंग अ ट्री वी ग्रो आवर फ्रेंडशिप एंड ऑल आवर रिलेशनशिप्स बाय नर्चरिंग देम। जैसे हम लोग किसी पेड़ पौधे में मान लो पानी डालते हैं ना, इसी तरह से जो हमारा एक रिलेशनशिप होता है फ्रेंडशिप का, है ना, या फिर और भी हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जैसे कि मम्मी पापा, है ना, भाई बहन, ये सारे, इन सबको भी हम नर्चर करते हैं। वैसे रिलेशनशिप्स में पानी डालना नहीं बताया जा रहा है, इन सबको हम लोग एक साथ प्यार से आगे बढ़ाते हैं। एक दूसरे को जो रिलेशनशिप होता है उनको समझते हुए हम लोग उसको उस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। फ्रेंडशिप्स नीड द सेम अटेंशन एज मैनी अदर रिलेशनशिप इफ़ दे आर टू कंटिन्यू। अगर हम लोग फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें भी बाकी अदर रिलेशनशिप्स में हम जैसे बहुत सीरियसली लेते हैं उनको, तो फ्रेंडशिप को भी बहुत सीरियसली लेना होता है अगर हम उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो these friendships can bring sorry these friendship these relationships can be delightfully non judgmental। ये जो फ्रेंडशिप होता है ना, ये नॉन जजमेंटल होता है। हम इसमें किसी को कभी जज नहीं करते, हमेशा सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझते हैं, और फन होता है बहुत। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। समटाइम्स अ फ्रेंडशिप कैन ब्रिंग आउट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दैट यू वुड नेवर सी इन एनी अदर रिलेशनशिप्स। कभी कभी फ्रेंडशिप जो होता है ना, हम एक दूसरे के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी बाहर आने का मौका मिलता है। वो हमारे दूसरे रिलेशनशिप्स में कभी कभार नहीं हो पाता है। जैसे कि हम अपने माँ बाप से बहुत सारे बातें ऐसे होते हैं ना कि हम शेयर नहीं कर पाते हैं, मगर दोस्तों से कर लेते हैं ना। तो इस तरह की बातें, दिस मे बी बिकॉज द प्रेशर टू प्ले द रोल डॉटर पार्टनर और चाइल्ड इज रिमूव्ड। तो फ्रेंडशिप में ऐसा हम कोई रोल प्ले नहीं कर रहे होते, जैसे कि बेटी का रोल, कोई पार्टनर का रोल, या फिर कि हम किसी के, मान लो बच्चे अपने मम्मी पापा के सामने एक बच्चे का रोल नहीं प्ले कर रहे होते। वो रोल से आउट ऑफ बाहर होता है, वो कोई रोल वहाँ पे प्ले नहीं कर रहे होते। विथ अ फ्रेंड यू विल बी फ्री टू बी योर सेल्फ एंड चेंज। हम अपने फ्रेंड के साथ टोटली फ्री हो सकते हैं, अपना जो भी कुछ हमारे बैड क्वालिटीज़ है वो हम शेयर कर सकते हैं और अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू डू दिस इन ऑल अदर रिलेशनशिप as well, but in friendship you will have a lot of rehearsals and discussions about the changes they experience. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हम अपने माता पिता के साथ हर बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना, मगर फ्रेंडशिप के साथ उनके साथ बोलने में थोड़ा हिचक होता है कि वो हमें डांट देंगे, मगर फ्रेंड्स के साथ बोलने में ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे रिहर्सल्स हो सकते हैं, मतलब हम बहुत बार बहुत कुछ बोल दे सकते हैं फ्रेंड्स को, कभी वो बुरा नहीं मानते, ऐसा भी होता है। मगर अपने माता पिता को या फिर अपने दीदी या फिर अपने भाई को इस तरह से हम कुछ नहीं बोल पाते, हैं ना।
तो फ्रेंडशिप जो होता है ना, इट्स एन अनकंडीशनल एक्सपीरियंस है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें इतना फ्रेंडशिप करूँगा, ऐसा नहीं होता, ये अनकंडीशनल होता है एक्सपीरियंस। वेर यू गेट एज मच एज यू गिव, हम जितना देते हैं उतना हमें मिलता है। यू कैन ओपनली एक्सप्लेन योर सेल्फ टू अ फ्रेंड विदाउट फियर ऑफ ऑफेंडिंग अ फैमिली मेम्बर। अगर हम लोग किसी अपने फैमिली मेम्बर को कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको बुरा लग जाएगा, ऑफेंड लगना मतलब बुरा लग जाना, मगर हम अपने फ्रेंड्स को कुछ भी एक्सप्लेन कर दे सकते हैं, उसको कभी भी बुरा नहीं लगता है। हाउ डज़ फ्रेंडशिप ग्रो, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फ्रेंडशिप किस तरह से बढ़ता है। द आंसर इज सिंपल, आंसर जो है ना सिंपल है। क्या है? एक्सप्रेस इटसेल्फ by carefully remembering what shows the most empathy and seeing the world through the friend's eyes। तो हमें पूरे अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को। एम्पैथी का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, एक्सप्रेस कर पाना, समझना, ठीक है, सपोर्ट करना, इस तरह का वर्ड। तो अंडरस्टैंड करना, तो और कुछ भी चीज़ को समझने से पहले हमें दोस्त की नज़र से समझना चाहिए कि हम उसको क्या बता रहे हैं, है ना, इस तरह से यू विल अंडरस्टैंड, तो हमें वैल्यू, फ्रेंडशिप का वैल्यू समझ में आएगा। इट मीन्स लर्निंग टू एक्सेप्ट अ पर्सन फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिली टू योर ओन, और परहैप्स समवन फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड। तो ऐसा हो सकता है ना, फ्रेंड्स हमारे जो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, वो हमारे फैमिली के मेम्बर नहीं होते हैं ना, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं एज अ, मतलब उनको हम अपनी सारी बातें बता सकते, शेयर करते हैं, है ना, उनको हम समझते हैं, वो हमें समझते हैं। और वो उनका ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली हमारे कल्चर, जो हमारा कल्चर रिलीजियस बैकग्राउंड होता है, वो उससे भी पूरा डिफरेंट हो, फिर भी एक दूसरे के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होता है। दिस इज़ हाउ वी लर्न टॉलरेंस। और इस फ्रेंडशिप से हम क्या सीखते हैं? टॉलरेट करना भी एक दूसरे। मान लो वो कोई दूसरा रिलीजन का है आपका फ्रेंड, तो आप उसको टॉलरेंस आपको आ रहा है ना, तो आप उसको टॉलरेट कर पाते हो, उन अपने फ्रेंड की बातों को समझ पाते हो। तो इससे हम ऐसे फ्रेंडशिप से हम टॉलरेंस भी सीखते हैं। इंस्टेड वी गेन टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस फॉर आवर ओन डिफरेंसेस। तो आपस में जो हमारे जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनसे हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, टॉलरेंस, ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ के ऊपर में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्चरिंग फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप को जो नर्चर करना होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो इसका ऑप्शन में बी करेक्ट है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ओनसेल्फ। तो ये पैराग्राफ में दिया ही हुआ था। अगर इससे क्या होता है, फ्रेंडशिप हमारा आगे अच्छे से बढ़ते जाता है, तो हम एक दूसरे का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ना, वो बाहर आता है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स फ्रेंडशिप डिलाइटफुली नॉन जजमेंटल। तो फ्रेंडशिप को नॉन जजमेंटल जो क्या बनाता है, क्यों होता है ऐसा कि उसमें हम किसी को जज नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है कि हम कोई रोल प्ले करें। जैसे कि जस्ट पता है ना, कोई बेटी का रोल प्ले कर रहा होता है, कोई बेटा का, कोई माँ बाप का, ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता है फ्रेंडशिप में। हाउ कैन फ्रेंडशिप्स हेल्प इन एक्सेप्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो फ्रेंडशिप किस तरह से हेल्प करता है लोगों को एक्सेप्ट करने में दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड से। कैसे? बाय लर्निंग टू टॉलरेट एंड एक्सेप्ट डिफरेंसेस। क्योंकि फ्रेंडशिप से हम टॉलरेट करना सीखते हैं और डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं ना, तो इस तरह से जो हमारे दोस्त दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं उनको भी हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। व्हाट डज़ इट मीन टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन अ फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप में अपने आप को एक्सप्रेस करने को क्या मतलब, क्या मीन करता है, क्या कहते हैं? टू ओपनली कम्युनिकेट विद अ फ्रेंड। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब पूरा खुल के अपने फ्रेंड के साथ बातें करना, उसको ही अपने आप को एक्सप्रेस करना कहते हैं फ्रेंडशिप में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्पैथी इन ग्रोइंग फ्रेंडशिप्स। तो एम्पैथी का रोल क्या होता है फ्रेंडशिप्स को बढ़ने में। एम्पैथी का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। तो इससे हम फ्रेंडशिप का वैल्यू को समझ पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। हाउ डज़ फ्रेंडशिप डिफ़र फ्रॉम अदर रिलेशनशिप्स। फ्रेंडशिप्स दूसरे रिलेशनशिप से कैसे अलग है। बिकॉज इट अलाउज़ फॉर रिहर्सल एंड डिस्कशन अबाउट चेंजेस। तो फ्रेंडशिप में क्या होता है, इसमें बहुत सारे रिहर्सल्स कर सकते हैं, डिस्कशन होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, जो कि हम अपने फैमिली मेम्बर से करने से थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गिव एंड टेक इन अ फ्रेंडशिप। तो एक फ्रेंडशिप में गिव एंड टेक होता है ना, हम कुछ देते लेते हैं, तो वो उसका नेचर क्या होता है, इट इज़ अनकंडीशनल। उसका कोई कंडीशन नहीं होता है ना, अनकंडीशनल होता है फ्रेंडशिप। व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज़ रिमूव्ड इन अ फ्रेंडशिप। कैसा प्रेशर फ्रेंडशिप में हटा दिया जाता है। प्रेशर टू प्ले अ रोल इन अदर लाइक अदर रिलेशनशिप। दूसरे रिलेशनशिप्स में जैसे हम कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं, वैसा प्रेशर फ्रेंडशिप में नहीं होता है। तो इस तरह से ये 8 मार्क्स का MCQ था, ये पूरा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट, और एक अनसीन पैसेज दिया गया है, ये पढ़ते, ये इसमें है आपका 7 मार्क्स दिया गया। देखो,
मैन इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स बाय वर्च्यू ऑफ वन थिंग। कैसे? हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ थिंकिंग एंड इमोटिंग। जो मैन इंसान जो होता है ना, वो बाकी दूसरे एनिमल्स सबसे एकदम अलग है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सोचने का, है ना। stripped of this power he will be no better species than other multitude animals। अगर ये पावर इमोटिंग मतलब इमोशंस भी होते हैं इंसान में ज़्यादा, है ना, और थिंकिंग, वो सोच सकता है। अगर इस पावर को इंसान से हटा दिया जाए तो वो दूसरे बाकी जो मल्टीट्यूड एनिमल्स, इतने सारे एनिमल्स हैं, उनके जैसे ही बन जाएंगे। एक्सेप्ट knowledge, all other animals have the same basic necessities as man has, food, shelter and clothing। अगर नॉलेज ही जो है ना, वो इंसान को बाकी जो एनिमल्स है ना उससे अलग बनाता है। वैसे तो बाकी सारे एनिमल्स की भी सेम नेसेसिटीज़, ज़रूरतें होते हैं, जैसे कि बाकी सारे एनिमल्स को भी फूड चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, उनको भी क्लोथिंग चाहिए, है ना। The third, of course, is naturally provided to animals in the form of long hair and fur to enable them to face adverse weather conditions। और थर्ड जो है क्लोथिंग, वो तो नेचर जो है ना, वो एनिमल्स को नेचुरली प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ उनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं और फर्स होते हैं, जिससे उनको एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में मदद मिलता है। मैंस बेसिक नेसेसिटीज़ आर 4 इन नंबर। अगर इंसानों का बेसिक नेसेसिटीज़ माना जाए तो ये होते हैं 4। वो क्या क्या होते हैं? पहला देखो, फूड है, फिर शेल्टर है, क्लोथिंग तो है ही, फिर है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एज द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली प्रोपेल्ड बाय नॉलेज एक्वायर्ड बाय ऑल मीन्स, एजुकेशन टू ऑल हैज़ बिकम द फोकस ऑफ अटेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एजुकेशन जो है ना, ये पूरा फोकस हो गया ऑल ओवर दैट, पूरे दुनिया में ऐसा एजुकेशन सबको मिलना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया, और सबका ध्यान उस पर होता है कि कौन सा कंट्री कितना एजुकेटेड है, कौन सा कंट्री में कितने पीपल्स एजुकेटेड है। दोज कंट्रीज़ विच कैन नॉट प्रोवाइड इट इक्वलिबिलिटी equitably to all their citizens are considered backward, however affluent and resourceful they may be materially। मान लो मेटेरियली किसी कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेस है, मान लो बहुत सारे कोल माइंस है ना, बहुत सारा ऑयल है, जैसे दुबई में है ना। तो मगर अगर वहाँ के लोग इलिटरेट है तो वो मतलब वर्ल्ड वाइड किसी को पसंद नहीं आता है ना। लोग उनको इलिटरेट कहते हैं और बैकवर्ड माना जाता है। इलिटरेसी इज़ आइडेंटिफाइड एज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द सोशल इविल्स। तो इलिटरेसी जो अनपढ़ता है, जो पढ़ाई जहाँ पे नहीं हो पाता है कम ठीक से, तो उसको रूट कॉज, मेन कारण बताया गया है। जो सोशल इविल्स होते हैं समाज में, कुछ जैसे कि सोशल इविल्स में जैसे अंधविश्वास हो गया, है ना, फिर दलित लोग को अनटचेबिलिटी, ये सब था ना। तो ये सब सोशल इविल्स का जो गांव में अभी भी होता है, इन सब का मेन कारण जो है इलिटरेसी को बताया जाता है। इलिटरेसी मतलब जहाँ लोग पढ़े लिखे ना हो, उनको, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको इलिटरेट कहते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, उनको हम देख लेते हैं। देखो, व्हाट प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स फ्रॉम द एडवर्स वेदर कंडीशंस। तो एनिमल्स को एडवर्स मतलब अपोजिट वेदर कंडीशंस में किस तरह से एनिमल्स को क्या प्रोटेक्ट करते हैं। तो एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशंस बाय देयर लॉन्ग हेयर एंड फर, ठीक है। मेंशन द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ मैन। मैन का नेसेसिटीज़ पूछा है ना, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज़ मैन डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। मैन जो है ना दूसरे एनिमल्स से किस तरह से अलग है। मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ थिंकिंग एंड इमोटिंग। इंसान जो है ना, उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, वो ज़्यादा सोच सकते हैं और उनके इमोशंस होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स में नहीं होते हैं। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द सोशल इविल्स। जो जितने भी सारे सोशल इविल्स होते हैं उनका रूट कॉज क्या है? इलिटरेसी है। इलिटरेसी इज़ आइडेंटिफाइड एज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द सोशल इविल्स। नेक्स्ट, विच कंट्रीज़ आर कंसिडर्ड बैकवर्ड। किन कंट्रीज़ को बैकवर्ड माना जाता है? देखो, कंट्रीज़ डेट कैन नॉट प्रोवाइड एजुकेशन इक्विटेबली टू ऑल देयर सिटीजन्स। ऐसा कंट्री जो एजुकेशन सारे सिटीजन्स को इक्वलेबली नहीं प्रोवाइड करा पाते, है ना। डिस्पाइट बीइंग एफ्लुएंट एंड रिसोर्सफुल मेटेरियली आर कंसिडर्ड बैकवर्ड। अगर उनके पास मेटेरियली बहुत सारे रिसोर्सेस है, फिर भी उनको बैकवर्ड माना जाता है। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग। इसके लिए एक वर्ड में बताना है जो पैसेज से ढूंढ के। पैसेज का फर्स्ट लाइन में दिया, सेकंड लाइन में दिया हुआ था मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है। पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है जो कि सही है ना। फेवरेबल कंडीशन मतलब
अच्छा कंडीशन, इस तरह से। और उसका उल्टा क्या होगा, एडवर्स। एडवर्स दिया हुआ था ना पैराग्राफ में, एडवर्स मतलब ख़राब सिचुएशन, मान लो ख़राब कंडीशन, ख़राब क्लाइमेटिक कंडीशन, इस तरह से। तो ये आपका सेक्शन ए अनसीन पैसेज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेक्शन बी में स्टार्ट हो रहा है राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3, टुडे यू हैव, तो यहाँ पे डायरी एंट्री लिखना है आपको। टुडे यू हैव सेलिब्रेटेड योर 13th बर्थडे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। राइट अ, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे आप लिखोगे राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आपको एक डायरी एंट्री लिखना है। इसमें मार्क्स दिया गया 4। मान लो आज आपने अपना 13th बर्थडे सेलिब्रेट किया और रात को आप बैठ के मतलब डायरी एंट्री कर रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे? तो डायरी एंट्री में सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, है ना, 13 फरवरी, तो आज का ही था ना, तो डेट हम लिखेंगे 13 फरवरी 2025। फिर दिन मान लो कोई भी दिन लिख दो आप, थर्सडे, और उसका टाइम लिखना होता है, डेट और डे और टाइम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखोगे डियर डायरी। उसके बाद जो भी आपका मन में आए आप लिख दे सकते हो कि मैंने बर्थडे में ये किया, मेरे फ्रेंड्स आए थे, हम लोगों ने खाना खाया साथ में, बहुत अच्छा लगा, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक बार मैं आप लोग को रीड आउट करके बता देती हूँ। Today I celebrated my 13th birthday with great excitement and joy. The house was decorated with balloons and streamers, creating a festive atmosphere create हो गया था. My friends and family मेंबर्स लिख सकते थे यहाँ पे, गैदर टू सेलिब्रेट विथ मी, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी आए थे। वी एन्जॉयड अ फन फिल्ड डे विद गेम्स, म्यूज़िक एंड डिलीशियस फूड। हमने आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत फन था, म्यूज़िक हमने बहुत बजाया और डिलीशियस फूड भी खाया। उसके बाद देयर वाज अ स्पेशल केक था एंड आई रिसीव, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉटफुल गिफ्ट्स मिले। द बेस्ट पार्ट वॉज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ माई लव्ड वंस, और बेस्ट पार्ट ये था जो मैं मेरे जो लव्ड वंस है, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट था। आई फेल्ट इनक्रेडिबली स्पेशल, लव्ड एंड ग्रेटफुल। इट वॉज ट्रूली अ मेमोरेबल एंड अनफॉरगेटेबल डे दैट आई विल चेरिश ओवर। तो ये दिन जो इतना अच्छा था, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायरी एंट्री लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ बायो स्केच लिखना है ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन नॉट मोर देन 80 to 100 वर्ड्स। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि ये 4 मार्क्स का था, और ये सारे जो पॉइंट्स है ना आपको दिए रहेंगे, इन सब को हेल्प लेके आपको लिखना है। तो पॉइंट्स पे क्या दिया था, नेम देखो, सुभाष चंद्र बोस दिया है, उन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन क्या था, इमेंस, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस थे। फ्रीडम फाइटर थे वो, उनका जन्म हुआ था जनवरी 23, 1897 में, जो कि एक कटक उड़ीसा में। उनका कैरियर, उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स दिए थे और उन्होंने अचीव क्या किया था, जॉइंट, उन्होंने स्ट्रगल में इंडिपेंडेंस पे बहुत जॉइन किया था उन्होंने। फिर एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। उनका मोटो क्या था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, उनका ये मोटो था इंडियन नेशनल आर्मी का। और सेटबैक, रिट्रीट आफ्टर डिफीट ऑफ जापान एंड जर्मनी। फिर उनका डेथ एयर क्रैश में हो गया था, जो कि जगह नाम था ताइपी, ताइवान में, फार्मोसा ऑन अगस्त 18, 1941। ये जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है ना, इस बेसिस पर आपको बायो स्केच लिखने हैं। तो बस इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं ऐड करना है, जो भी दिया हुआ है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे लिखना है। एक बार मैं रीड आउट करती हूँ, आप लोग सुन लो। बायो स्केच ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे वाज लिख सकते थे, वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 23, 1897 इन कटक, उड़ीसा, was an eminent freedom fighter and leader. Initially a civil servant थे, he joined the struggle for India's independence and founded the Indian National Army, जिसको INA भी कहते हैं, to fight against British rule के खिलाफ फाइट करने के लिए। His famous motto, उनका फेमस मोटो क्या था, give me blood and I will give you freedom. Inspired millions despite setbacks after the defeat of Japan and Germany, Bose's determination remained unwavering. He tragically died in an air crash over Taipei, Taiwan on August 18, 1945. His contributions to India's freedom struggle remain immense and unforgettable. तो जितना भी लाइन्स ऊपर था ना, उसी को हम बस ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या लिखने बोला, राइट अ पैराग्राफ लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखने हैं। वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो हिंट्स क्या क्या दिया देखो, इम्पॉर्टेंस फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए ट्रीज़ क्यों ज़रूरी होते हैं, इन्यूमरेबल थिंग्स हमें उनसे मिलते हैं, प्यूरिफाइज एयर, कट फॉरेस्ट, फुलफिल आवर नीड्स, अवॉइड कटिंग,
provide home to various birds and animals, face dangerous consequences, spread awareness, motivate tree plantation, take place, not to cut trees। तो ये सारे आपका पॉइंट्स हिंट्स दिए गए थे, इस बेसिस पर आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो हम लिखेंगे, पहले आप हेडिंग लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज आर इनक्रेडिबली important for human beings and environment. They provide innumerable benefits from purifying the air by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen to offering shade and cooling the atmosphere. Trees also help in maintaining the balance of nature by preventing soil erosion and offering homes to various birds, है ना। सॉइल इरोशन से भी रोकता है, बहुत सारे बर्ड्स के लिए वो होम भी होता है और एनिमल्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली द रैपिड कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट to fulfill human needs is leading to dangerous consequences such as climate change and loss of biodiversity. Unfortunately जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। पेड़ कटने के कारण बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर, हमें अपना फ्यूचर को बचाने के लिए क्या करना है? वी मस्ट अवॉइड कटिंग ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज। हमें पेड़ों को अवॉइड करना चाहिए काटने से और मोर एंड मोर प्लांट्स को लगाने चाहिए। Spreading awareness and motivating tree plantation are essential steps towards preventing nature। तो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना कि पेड़ काटने से क्या होगा, गर्मी बढ़ता है ना, ऑक्सीजन का लेवल कमता है, तो ये सब, और लोगों को मोटिवेट करना है ट्री को प्लांट करने के लिए। तो ये सब हम स्टेप्स ले सकते हैं हमारा फ्यूचर में ट्रीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। लास्टली हम ये लिखेंगे, लेट अस ऑल प्लेज, हम सब मिलकर प्लेज लेते हैं टू प्रोटेक्ट ट्रीज़ एंड इंश्योर अ ग्रीनियर हेल्दियर प्लेनेट, कि हम ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो ग्रीनर बहुत ही ज़्यादा और ग्रीनरी से भर जाए और हेल्दियर प्लेनेट हो, ठीक है। और इसमें और में दिया हुआ था, आपको लिखना था स्टोरी राइटिंग। डेवलप द फॉलोइंग लाइन्स इनटू अ मीनिंगफुल, आपको स्टोरी लिखना है। ये सारे कुछ हिंट्स दिए गए थे। वंस देयर वाज फार्मर, हिज सन्स ऑलवेज फॉट, वाज सैड बाय, वो दुखी हो गया था। थॉट टू टीच अ लेसन, उसका फार्मर सोचता है अपने बेटों को एक लेसन, एक सीख देगा। कॉल देम, उनको बुलाता है, एक बंडल ऑफ स्टिक्स देता है, कोई तोड़ नहीं पाता है, मगर एक एक करके 1 by 1 वो लोग को देता है, वो लोग टूट जाता है। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यहाँ पे थोड़ा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी हिंट में दे दिया गया था। तो सबसे पहले जब भी आपको स्टोरी लिखने देंगे तो आपको लिखना होगा टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो एज आप देख सकते हो ये स्टोरी था आपका यूनिटी के ऊपर, तो आप यहाँ पे लिखोगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लिख दोगे टाइटल में। देखो, वंस देयर वाज अ फार्मर हु हैड 2 sons, एक फार्मर था जिसके 2 बेटे थे। They were hardworking but had one major flaw. They always fought with each other. वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग थे, बट एक ही प्रॉब्लम था कि वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। The farmer was deeply sad about this and wondered how he could teach them the value. फार्मर को बहुत बुरा लगता था इस कारण, और वो सोचता था वो किस तरह से टीच करेगा उनको कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए। One day he decided to teach them an important lesson. एक दिन वो डिसाइड करता है कि एक important lesson वो उसको दोनों को टीच करेगा। He called his sons and gave them a bundle of sticks. वो अपने बेटों को बुलाता है, उनको एक bundle of sticks देता है। He asked each of them to try and break the bundle. Both sons tried with all their might, but despite their best efforts, none of them could break the bundle. उनको एक bundle of sticks देता है और बोलता है तोड़ने के लिए, मगर वो लोग कितना ट्राई करता है तोड़ने को, मगर वो लोग तोड़ नहीं पाता है। The farmer then took one stick from the bundle and snapped it easily with his hands. फिर फार्मर ने क्या किया, अपने सन से एक स्टिक लिया उस बंडल में से और उसको एक ही बार में तोड़ दिया। He looked at his son and said, तो फिर उसने अपने बेटों को देख के बोला, just like these sticks, you are strong when you are united. ये स्टिक्स जैसे जब एक साथ है तो तुम लोग भी जब दोनों भाई एक साथ रहोगे तो तुम लोग स्ट्रांग रहोगे। बट इफ़ यू रिमेन डिवाइडेड यू विल बी वीक एंड ईजी टू ब्रेक। अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाते हो तो तुम लोग वीक हो जाओगे और ईजिली ब्रेकेबल हो जाओगे, तुम्हें कोई तोड़ देगा। द सन्स रियलाइज द विजडम इन देयर फादर्स वर्ड्स एंड प्रॉमिस टू स्टे यूनाइटेड फ्रॉम दैट डे ऑन। तो दोनों बेटों को रियलाइज़ हो गया कि उनके पिताजी क्या उनको सीख देना चाहते हैं, और उस दिन से उन्होंने अपने पिताजी से प्रॉमिस किया कि अब वो लोग हमेशा साथ में रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। द फार्मर्स लेसन हैड बीन लर्न। तो फार्मर्स के लेसन से हमने क्या सीखा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक साथ जुट होकर खड़े होते हैं तो हमेशा हम साथ में यूनाइटेड रहते, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। अगर हम अलग अलग हो जाते तो हमें डिवाइड होने से क्या होता है, हम फॉल कर जाते हैं, हमें लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर टू फिल इन द ब्लैंक, राइट इट्स नंबर A, B, C और D इन द आंसर्स। बस आपको नंबर लिखने हैं। तो देखो यू आर लेट, यू डैश हरी, तो ऑप्शंस में दिए गए कैन, मस्ट, विल, मे। तो यू आर लेट, यू मस्ट हरी, मतलब तुम बहुत लेट हो गए, तुम्हें बहुत जल्दी जाना चाहिए। डैश आई हैव अ पीस ऑफ केक प्लीज़ आई आस्क्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, मे आई हैव अ पीस ऑफ केक प्लीज़ आई आस्क्ड, क्या मुझे एक पीस ऑफ केक मिल सकता है, मैंने पूछा। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स। तो एक्टिव वर्ब या फिर पैसिव वर्ब क्या लगेगा, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म यहाँ पे आपको चूज़ करके बताना है। जैसे कि देखो, शी डैश बाय हिज एटीट्यूड, शॉक्ड होगा या वॉज शॉक्ड, ऑब्वियसली शी शॉक्ड बाय हिज एटीट्यूड तो नहीं होगा ना, क्या होगा, शी वॉज शॉक्ड बाय हिज एटीट्यूड। नेक्स्ट, ऑल द ट्रबल डैश बाय योर सिस्टर, ऑल द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय योर सिस्टर, सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सारे किसके कारण हुए थे, तुम्हारी सिस्टर के कारण हुए थे, वाज कॉज्ड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड द, ये आर्टिकल है। देखो पहला वाला में आई वॉन्ट टू आस्क डैश अ क्वेश्चन नाउ, तो क्वेश्चन में जो पहला अक्षर है ये क्यू है, ये एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आपका लगेगा ए, उसके आगे ए लगेगा। इट इज़, यहाँ पे सॉरी इज़ होना चाहिए था, इट इज़ डैश नाइस डे टुडे, तो नाइस एन भी कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ए लगेगा। नेक्स्ट, मोहिनी वर्क्स इन डैश ऑफिस, ओ आपका क्या है, वॉवेल है, तो उसके आगे एन लगेगा। और फिर डैश मैन वाज क्रॉसिंग द रोड, एम आपका कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है, अ मैन वाज क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे तो वहाँ से चूज़ करके आपको लिखने हैं। द ओल्ड मैन लाइक टू वॉच द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन, तो ओल्ड मैन जो है ना उसको बच्चों को देख के अच्छा लग रहा था, डैश इन द गार्डन, गार्डन में बच्चे क्या करेंगे, वर्क तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, प्ले होगा, प्ले इन द गार्डन, यहाँ पे हम प्ले लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर ए बी का उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा, ये होना चाहिए था ए और ये वाला होना चाहिए था 8 का नंबर बी। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज़ डैश एन एप्लीकेशन टू हर प्रिंसिपल फॉर लीव, तो उसको डिस्टर्ब मत करो, वो क्या करे, शी इज़ राइटिंग, है ना, शी इज़ राइटिंग एन एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन लिख रही है। तो ये ग्रामर पोर्शन भी हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन, अच्छा सेक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए बी और ये सी होगा, लिटरेचर पार्ट। ठीक है, देखो, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, तो ये मीडोज सरप्राइजेस पोएम से है। एक्सप्लोर द मीडोज हाउसेज, द बोरोज इन द ग्राउंड, द नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, द एंड्स amazing mound, oh windows have surprises and many things to tell, you may discover this yourself if you look and listen well। तो इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चंस है, व्हाट डज़ द पोएट रेफर टू मीडो हाउसेस, तो पोएट ने जो मीडो हाउसेस बताया है इस तो यहाँ पे मीडो हाउसेस मतलब क्या है, मीडो हाउसेस मतलब देखो, द टर्म मीडो हाउसेस रेफर्स टू नेचुरल शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स और इंसेक्ट्स, एनिमल्स के जो कुछ नेचुरल शेल्टर्स है ना, और इंसेक्ट्स के, इन सब के बारे में बता रहे हैं। वो सारे है क्या वैसे, बरोज हो गए जिसमें रैबिट्स रहते हैं, नेस्ट हो गए जिसमें चिड़िया रहती है, एंड एंट माउंट्स जिसमें एंट रहते हैं, है ना, ये इन सबको पोएट ने इस पैराग्राफ में मीडो हाउसेस कहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अमेजिंग अबाउट द माउंट्स ऑफ द एंट्स, माउंट्स ऑफ द एंट्स के बारे में कौन सा बात एकदम बहुत अमेजिंग है, तो देखो, द माउंट्स ऑफ द एंट्स आर मेड ऑफ सच अ सॉफ्ट सॉइल से बना हुआ होता है, एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पाइल द वे बट एंट्स डू, और ये जो सॉफ्ट सॉइल होता है ना उसको एक साथ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, मगर ये जो एंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से इकट्ठा करके अपना घर भी बना लेते हैं, तो यही बहुत अमेजिंग पार्ट है। Who can feel the delight of surprises that Meadow offer, तो मीडोज में जो इतने सारे सरप्राइजेज हो उसको कौन फील कर सकता है। एन ईगर पासर बाय विथ हिज आइज एंड ईयर्स वाइड ओपन, जो भी मीडोज जो भी वहाँ से साइड से गुजर रहे होते हैं और वो आंखों से देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, उनको ये सारे नज़र आएंगे। ठीक है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स होल्स, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया था उनमें कौन सा वर्ड का मीनिंग होल्स होता है, तो ये होगा बरोज। ठीक है, नेक्स्ट और एक पैराग्राफ दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग इन वेरी शॉर्ट, आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं। तो परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड
Seven looked unsure on the Monday morning following Mama's birthday. Seven went alone with her to her clinic at Girgum as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishad told me that he had been to Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो ये पैराग्राफ के ऊपर देखते हैं क्या क्वेश्चन है. हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स. ये अबव लाइन्स का स्पीकर कौन है? तो ये होगा निषाद. व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द चिल्ड्रंस मदर. वो बच्चों की माँ का प्रोफेशन क्या था? तो वो एक डॉक्टर थी. द प्रोफेशन ऑफ द चिल्ड्रंस मदर वाज डॉक्टर. व्हाट डज अपसेट निषाद व्हेन ही मीट्स मिस्टर नाथ. जब निषाद मिस्टर नाथ से मिलता है तो वो क्यों दुखी हो जाता है? निषाद फील्स अपसेट व्हेन ही मीट्स मिस्टर नाथ बिकॉज ही सॉ हाउ वीक एंड अनहेल्दी मिस्टर नाथ लुक्ड. तो देखता है तो उसको लगता है कि मिस्टर नाथ कितना अनहेल्दी और बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे थे. वो सोचता है कि ही थॉट डैट मिस्टर नाथ माइट बी स्टार्विंग. मे भी बहुत ज़्यादा भूख से तड़प रहे, उनको खाने को नहीं मिल रहा है. सो ही गेव हिम अ चॉकलेट बार टू हेल्प. और वो क्या करता है? उनको एक चॉकलेट बार देता है ताकि उससे थोड़ा उनको मदद मिल जाए. गिव सिनोनिम फॉर एनॉय. एनॉय का सिनोनिम लिखना है. सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग. ठीक है, तो सेम मीनिंग क्या होगा एनॉय का? इरिटेट करना, परेशान करना मतलब. ठीक है, नेक्स्ट. आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं. वाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल. डैड क्यों श्योर था कि वो पेड़ से नहीं गिरेगा? ये पोएम से दिया गया ना. डैड वॉज श्योर डैट ही वुड नॉट फॉल बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ एज गुड क्लाइंबर एंड क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज वॉज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम. तो उस बच्चे का डैड को लगता था कि पेड़ पे उठना बहुत ही आसान काम है और ये तो बच्चों का खेल है. ठीक है. What do you think the talking fan was demanding? Talking fan आपको क्या लगता है वो क्या डिमांड कर रहा था? The talking fan was demanding that its whirling motor should get oiled because it was once it was oiled it never created any noise and worked silently. एक बार जब उसमें अच्छे से तेल लगा देते हैं तो वो आराम से अपना काम करते रहता है और थोड़ा भी नॉइज़ आवाज़ नहीं निकलता है पंखे से. What happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? और वो जो volunteer जो जब वो लोग 4 ड्रॉप्स ऑफ जो न्यू इन्वेंशन वो लोग खा लेते हैं तो उन वॉल्टियर्स का क्या हालत होता है और उस न्यू इन्वेंशन का नाम क्या होता है? द वॉल्टियर हु swallows 4 ड्रॉप्स ऑफ द न्यू इन्वेंशन began wrinkling and shivering all over the body. तो उनके पूरे बॉडी में रिंकल्स आने लगते हैं और बहुत काँपने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं. His hair starts to become grey and his teeth starts falling off and he turns into a 75-year-old man. और वो उसके बाल जल्दी से ग्रे हो जाते हैं, उनके दांत झड़ने लगते हैं टूट के और वो ऐसा पटक से ऐसा इंसान हो जाता है जैसे कि वो 75 years old हो रहा हो, है ना. द नेम ऑफ द इन्वेंशन का नाम क्या था? वीटा वोंक. नेक्स्ट. What made grandfather decide to transfer Timothy to the zoo? ग्रैंडफादर को क्यों ऐसा लगा कि टिमोथी को उनको जू भेज देना चाहिए? When Timothy was about 6 months old, he grew less friendly and more dangerous. जब टिमोथी का धीरे धीरे 6 महीने हो गया था ना, वो बचपन में जैसा फ्रेंडली था वो धीरे धीरे वैसा फ्रेंडलीनेस उसका ख़त्म हो गया था और थोड़ा सा डेंजरस हो गया था. ही चेस्ड वो कैट्स का पीछा करता था, हैंस का पीछा करता, उसको खा जाता था. ही ऑल्सो फॉलोड महमूद विथ इवन. वो महमूद का भी कभी कभार पीछा करता, ऐसा लगता था महमूद के ऊपर वो कभी जंप कर देगा, उसको अटैक करेगा. इसीलिए ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू शिफ्ट हिम टू अ लखनऊ जू. तो इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उसको लखनऊ के जू में भेज देना चाहिए. नेक्स्ट. व्हाट डिड टिलू होप टू सी व्हेन ही इमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम? टिलू ने क्या होप किया जब वो अपने अंडरग्राउंड होम से बाहर आएगा तो उसने क्या सोचा था कि वो बाहर में क्या देखा? देखिएगा. वंस ही इमर्ज फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम टिलू होप टू सी द सन इफ़ इट वाज अ डे टाइम. उसको लगा कि अगर उसने ये आशा किया कि अगर उसको सन दिखेगा तो इसका मतलब डे टाइम होगा, अगर वो स्टार्स दिखेगा इसका मतलब वो नाइट टाइम होगा. तो ये हो गया. फिर यहाँ पे आंसर एनी 3, इनमें से किसी 3 का आंसर देना है आपको. Why did grandfather want Timothy to be put in another enclosure? तो ग्रैंडफादर क्यों चाहते थे कि टिमोथी को एक दूसरे मतलब पिंजरे में रखना चाहिए? ग्रैंडफादर सॉ द लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज रशिंग एंड फ्राइटनिंग टिमोथी. ग्रैंडफादर ने देखा कि एक जो लियोपार्ड था जो टिमोथी के साइड वाले केज में था वो क्या करता था? टिमोथी को बहुत ज़्यादा फ्राइटन, डराता था, परेशान करता था. तो इसलिए ग्रैंडफादर ने सोचा कि टिमोथी को दूसरे पिंजरे में रख देना चाहिए. Why does Maya think Mr. Nath is a crook? Who does she say the Sunday visitor is? तो माया को क्या लगा था कि मिस्टर नाथ ऐसा क्रूक, एक क्रिमिनल जैसा माया को क्यों ऐसा लग रहा था कि मिस्टर नाथ जो है ना वो एक क्रिमिनल है
और उसको जो संडे विजिट करने आया था एक इंसान, उसके हिसाब से वो कौन था? तो माया थिंक मिस्टर नाथ टू बी अ क्रूक बिकॉज उसका जो नेचर था ना, था अनफ्रेंडली बिहेवियर था मिस्टर नाथ का। ही डज नॉट टॉक टू अदर्स, वो दूसरे से बातें नहीं करता था। ही हैज स्कार्स ऑन हिज फेस दैट मे बी ड्यू टू पुलिस शॉट्स, तो उसके चेहरे पे बहुत सारे स्कार्स थे, निशान थे, जो माया को लगता था कि मे बी पुलिस ने कभी मारा होगा ना, तो इनके निशान है। शी थिंग्स दैट द संडे विजिटर इज हिज पार्टनर इन द क्राइम, और उसको ऐसा लगा था कि संडे को जो उससे विजिट करने आया था मिस्टर नाथ से, वो एक ऐसा इंसान होगा जो उसको क्राइम में उसका मदद किया होगा मिस्टर नाथ का। ठीक है। नेक्स्ट, द पोएट्स मदर आस्क्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द गार्डन स्नेक। व्हाई? पोएट का जो माँ होती है ना, वो बोलती है कि गार्डन स्नेक से डरना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? पोएट्स मदर आस्क्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द गार्डन स्नेक बिकॉज सी एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करती है कि गार्डन स्नेक में जो होते हैं ना, वो डेंजरस नहीं होते, और वो लोग सिर्फ इंसेक्ट्स ही खाते हैं और दूसरों को हार्म नहीं करते। नेक्स्ट, वेयर इज़ नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड एंड व्हाट इज़ इट सिग्निफिकेंट? नेशनल वॉर मेमोरियल जो है ना, वो कहाँ पे है और उसका सिग्निफिकेंट क्या है? ठीक है, तो ये है आपका दिल्ली में, न्यू दिल्ली, इंडिया। इट स्टैंड्स एज अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन सर्विस ऑफ द नेशन। और ये किसके लिए बनाया गया है? ऐसे मतलब शहीदों को याद करने के लिए बनाया गया जिन्होंने अपना जीवन मतलब शहीद हो गए हैं, है ना, देश की रक्षा करने के लिए। द मेमोरियल ऑनर्स देयर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस सर्विंग एज अ प्लेस फॉर सिटीजन्स टू पे देयर रिस्पेक्ट। और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सिटीजन्स अपना रिस्पेक्ट उनको जाके शो कर सकते हैं उनकी ब्रेवरी के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 में और है, इनमें से कोई एक आपको लिखना था। तो व्हाट हैपेंड वन संडे व्हेन द लेडी वाज गोइंग टू हर सिस्टर्स हाउस, व्हाट डिड द लेडी डू, व्हाट वाज बियर्स रिएक्शन? जब लेडी अपने सिस्टर बहन के घर जा रही थी तब क्या हुआ, और उस बेयर ने क्या किया था, और बेयर का रिएक्शन भी क्या था, सॉरी लेडी ने क्या किया था और बेयर का रिएक्शन क्या था। एज द लेडी वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट शी हर्ड सम नॉइजेस बिहाइंड हर, उसने कुछ नॉइज़, कुछ आवाज़ सुना उसके पीछे। व्हेन शी लुक्ड बैक, जब उसने पीछे देखा कि एक बेयर उसके पीछे पीछे भागा भागा आ रहा था, है ना। फिर शी थॉट ही वॉज हर पेट बेयर, उसको लगा कि ये उसका पालतू बेयर है। एज द बेयर केम क्लोजली टू हर मेनेसिंगली ही स्कोल्डेड हिम फॉर कमिंग बिहाइंड हर, फिर उसने उसको डांटा कि उसके पीछे आने की वजह से उसने लेडी ने उस बेयर को डांटा। व्हेन द बेयर रिफ्यूज टू, बेयर ना फिर से जाने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा था कि उन्हें फिर से घर नहीं जाएगा, तो उसने उसको ज़ोर से मारा एंड ऑन द नोज विथ हर पार्सल से। ही स्टॉप्ड अगेन, शुक हिज हेड एंड ओपन हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स, वो बार बार अपना मुंह उसके सामने बार बार बेयर ना खोल रहा था। देन ही टर्न्ड अराउंड एंड बिगन टू शफल अवे फ्रॉम हर, फिर उसके सामने से घूम के वो उधर से चला गया। फिर देखो और में क्या दिया है, हाउ डिड आनंदा फील आफ्टर रीडिंग अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल? जब आनंदा ने नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में पढ़ा तो उसको कैसा फील हुआ? आफ्टर रीडिंग अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल आनंदा फील वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस फॉर सर्विंग हर मदरलैंड। वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील करने लगी है, उसको लगा कि वो भी बड़े होकर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करेगी और अपने मातृभूमि को सर्व करेगी, अपने भारत देश की सेवा करेगी। शी ऑल्सो फेल्ट इट इज़ आवर ड्यूटी टू पीरियडिकली विजिट सच प्लेसेस एंड ऑनर आवर वैलियंट सोल्जर्स हु हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर अस। तो उसको ये भी लगता है कि ये लोगों का ड्यूटी होना चाहिए कि लोग ऐसी जगहों में जाए और जो ऐसे शहीद हमारे देश को रक्षा करने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनको रिस्पेक्ट शो करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी और दिया हुआ था, इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना था। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने गलती से रेड से लिख दिया है, आप लोग तो कंफ्यूज मत होना। देखो, इफ़ यू हैड टू लिव इन अ होम लाइक टिलूस, व्हाट पार्ट ऑफ लाइफ वुड यू फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट, व्हाट कंपेंसेशंस माइट देयर बी? तो अगर आपको ऐसा कभी हो कि टिल्लू के घर के जैसा में आपको रहना पड़े तो आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, और तो किस चीज़ के बदले आप ये करने के लिए मान जाओगे? देखो, ये यहाँ से आंसर है इफ़ से। इफ़ आई हैड टू लिव इन अ होम लाइक टिल्लू, I would face many difficulties such as living without sunlight, fresh air, always under artificial lights, away from nature। कौन सा ये सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगे, है ना। हम हमेशा सनलाइट से दूर रहेंगे, फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, हमेशा आर्टिफिशियल बल्ब्स लाइट के अंदर में रहेंगे, नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। लिविंग इन सच स्ट्रक्चर्स हैज़ नो कंपनसेशन, मतलब कि ऐसी जगह में रहना के लिए कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता है, किसी हाल में मैं वहाँ पे नहीं रह सकती। वन कैन लिव इन सच स्ट्रक्चर्स ओनली अंडर कंपल्शन और
कभी कभार अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़े कि सर्वाइवल के लिए हमें वहाँ रहना पड़े, तभी हम वहाँ रह सकते हैं ऐसी जगहों में, नहीं तो हम कभी नहीं रह सकते। नेक्स्ट, वाई वॉज द बेयर लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग, वाई डिड द कुक गेट एंग्री विथ हर मिस्ट्रेस। तो शाम के समय बेयर थोड़ा सॉरी क्यों फील कर रहा था और कुक जो है ना अपने मिस्ट्रेस से क्यों नाराज़ हो गया था। द बेयर वॉज लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग बिकॉज ही हैड बीन चेन्ड फॉर द होल संडे आफ्टरनून एंड वॉज लुकिंग फॉर हिज मिस्ट्रेस विदाउट डूइंग एनी मिस्चिफ। तो ऐसा हो गया था कि वो होल संडे उसको चेन में बांध के रखा गया था और पूरा शाम तक वो अपने मिस्ट्रेस के लिए देख रहा था, है ना, और उसने कुछ किया भी नहीं था, बिना किसी गलती का उसको चेन में पूरा संडे को बांध के रख दिया था। द कुक गॉट एंग्री विथ हर मिस्ट्रेस बिकॉज शी वॉज स्कोल्डिंग द बेयर फॉर नो मिस्टेक ऑफ हिज। और कुक जो मिस्ट्रेस से थोड़ा नाराज़ इसलिए हो गया था क्योंकि वो जो मिस्ट्रेस है ना बिना किसी बात का बेयर को डांट रही थी। He had been sitting there quite still on his lounges and meek as an angel looking all while towards the gate for the mistress to come back। और वो तो कैसे बैठा हुआ था दिन भर, ऐसे ही बैठा हुआ था कि जैसे एक एंजल गेट की तरफ से आएगा, है ना, तो वो दिन भर बैठ के गेट की तरफ देख रहा था कि उसका मिस्ट्रेस कब आया था। वो तो कहीं गया ही नहीं था, उसको दिन भर चेन में बांध के रखा गया था संडे को, है ना। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर होता है फिनिश। आई होप जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कौन से आंसर सही थे कौन से नहीं थे, है ना। और दूसरे बच्चे जो दूसरे स्कूल के भी इसके बच्चे हैं तो उनको भी आइडिया हो गया होगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और करके आप लोग को जाने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो क्लास 7 के मैंने और भी कुछ सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हुए, जैसे कि मैथ्स हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, SST भी अपलोड किया था, है ना। तो आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।